नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मुद्दा है कांग्रेस का घेराव, निकाय वाला दांव। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ी है। कांग्रेस विधायक सदन के अंदर तो पार्टी के नेता कार्यकर्ता बाहर यानी सड़क से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर बुधवार को पार्टी ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया पुलिस ने। कांग्रेस का ये घेराव निकाय चुनाव वाला दांव माना जा रहा है। क्या है पूरा मसला, क्या है ये दांव, देखते हैं पहले ये रिपोर्ट, फिर लौटेंगे डिबेट की तरफ। छत्तीसगढ़ में बैक टू बैक हार के बाद कांग्रेसी पहली बार इतनी मुखरता से सामने आए। प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले जनता के मुद्दे उठाकर कांग्रेस वोटर्स को साधने की जुगत में है। लिहाजा बुधवार को कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव की कोशिश की। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें पूरी कांग्रेस भी एकजुट नजर आई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने हल्ला बोला। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर हमला किया, तो साय सरकार ने भी भूपेश के कार्यकाल के आंकड़े सामने रख दिए। क्या कहते हैं आंकड़े? जनवरी से जून 2023 तक प्रदेश में 500 हत्याएं। साय सरकार में पिछले 6 महीने में हुई 499 हत्याएं। भूपेश सरकार के अंतिम साल के 6 महीने में 503 बलवा। बीजेपी सरकार में 372 बलवा के केस। 2023 में जनवरी से जून तक 28 डकैती। इस साल अब तक 23 लूट। भूपेश सरकार में 2021 में 6 महीने में 1474, 2022 में 1655, जून 2023 तक 1294 रेप। बीजेपी कार्यकाल में 1291 दुष्कर्म के केस दर्ज। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 6 महीने की अपेक्षा कांग्रेस सरकार में आपराधिक घटनाएं ज्यादा हुई। कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने ऐन वक्त पर ये आंकड़ा जारी कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वास्तविकता तो ये है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही और पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश ने देखा कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना के रखा था। लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था चरमरा गई थी। लूट, हत्या, अनाचार, दुराचार, बलात्कार सभी सीमाएं रेखाएं छत्तीसगढ़ में पार करके रख दिया था और उसका परिणाम भी हुआ। जनता ने इसको देखा और जनता ने और इसका परिणाम भी दिया। बीजेपी ने निशाना साधा तो दीपक बैज ने सरकार को घेरा और बीजेपी के दिए आंकड़ों पर तंज कसा। प्रदेश की जनता अगर सुरक्षित नहीं है, अगर उसको भी एक रक्षा मानती है भारतीय जनता पार्टी को, तो बधाई देता हूं। नहीं चाहिए ऐसी सरकार हमको छत्तीसगढ़ में। जनता की सुरक्षा करने वाली सरकार चाहिए, जहां हमारी यहाँ के छत्तीसगढ़ी लोगों को हमको भयमुक्त सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस सरकार को इसके खिलाफ में हमारी लड़ाई जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करने में लगी है। इसके पीछे कांग्रेस का मकसद निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना है। जनता के मुद्दे उठाकर विपक्ष का मकसद वोटरों को साधना भी है। कुल मिलाकर कांग्रेस का घेराव निकाय वाला दांव ही नजर आया। तो ये मसला है साहब, ये है निकाय वाला दांव। देखते हैं कितना सही साबित होता है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। चलिए सीधे मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, बहुत ही शांत संयमित राजनेता हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है उनका। धनंजय सिंह ठाकुर अपनी अध्ययनशीलता के साथ डटे हैं, क्या मुद्दा उठाना है, किस मुद्दे को आगे ले जाना है इस डिबेट में, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर अनिल द्विवेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। अनिल जी, जरा समझाइए मुझको, निकाय वाला दांव कितना फिट बैठेगा? पहला ऐसा प्रदर्शन है जिसमें सदन के भीतर और सदन के बाहर कांग्रेस ने एकजुटता का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है और उसके नेताओं ने ये बताने की कोशिश की है कि हम साथ साथ हैं। वाकई साथ साथ हैं और निकाय के लिए कमर कस ली है कांग्रेस ने। कैसे देखते हैं आप?
बिल्कुल शरद जी, जिस तरह पार्टी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव हारा और विधानसभा चुनाव हारा छत्तीसगढ़ में, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है। नेतृत्व कोई एक स्थायी परमानेंट नेतृत्व कुछ था नहीं पार्टी के पास, सभी निराश थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मात्र 5-6 महीने में ही कांग्रेस विपक्ष के तौर पर बहुत ज़्यादा जागृत हो गई है। आज हमने विधानसभा में भी देखा कि 2-3 दिन से विधानसभा चल रही है और कांग्रेस ने एक जागरूक विपक्ष के तौर पर कई मुद्दे उठाए हैं, सरकार को मुश्किल में डाला है। और आज जिस तरह के प्रदर्शन हुआ उसमें अश्रु पानी छोड़ना पड़ा सरकार को और भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। बताते हैं कि 8 से 10 हजार कार्यकर्ता थे उस सम्मेलन में, प्रदर्शन में, और मात्र 6-7 महीने में ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इस तरह खड़े हो जाना ये दर्शाता है कि वो हार से चिंतित नहीं है, वो कहीं हतोत्साहित नहीं है, वो पार्टी के नेतृत्व को मान रहे हैं कि उनको इस बात की चिंता नहीं है कि कौन हमें लीड कर रहा है। दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने आज के आंदोलन को लीड किया था। और चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष थे, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक थे, सदन से उठ करके आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात के लिए सफल मानी जाएगी कि उसने उस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दिया। विधानसभा घेराव करने की बात थी, वहां तक वो पहुंच नहीं पाई, तो हालांकि पुलिस प्रशासन इसके लिए ज्यादा सफल माना गया। लेकिन बीजेपी स्ट्रेटजी के मामले में संसद जो विधानसभा थी वहां पर विपक्ष को घेर सकी। बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठे जब कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा हुई विधानसभा में, और बीजेपी सरकार ने भी जो कांग्रेस के 5 साल के कुकर्म रहे होंगे अपराध को लेकर के, क्राइम को लेकर के, उसको उन्होंने सामने रखा। अश्लील सीडी कांड का मुद्दा सामने उठाया कि किस तरह, तो इस तरह से विपक्ष कांग्रेस को भी बीजेपी सरकार ने अच्छे से घेरा। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था को लेकर के पूरा प्रदेश अभी चिंतित और जागृत है। बिल्कुल आपने सही कहा, और खासतौर से बलौदा बाजार की घटना के बाद ये विषय एक बड़ा विषय तो है कि एक शांति का टापू कहा जाने वाला छत्तीसगढ़, जहां नक्सल एरियाज को छोड़कर कभी ऐसी घटना सामने नहीं आई कि एक आम प्रदर्शन में आगजनी हो, और वो भी कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में। ये वाकई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। सुंदरानी जी, जो शब्द अभी अनिल जी के हैं वो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर कमर कस के मैदान में उतर रही है। अच्छी बात है, इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप भी जागृत भाव से हर प्रश्न का जो विपक्ष उठाएगा उसका जवाब देंगे और जनहितकारी मुद्दों को लेकर सजग रहेंगे। लोकतंत्र की सुंदरता यही है, यही खूबसूरती है। क्या कहेंगे आप जी? नहीं, निश्चित रूप से शरद जी, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष आवाज उठाए, सरकार काम करे, सरकार का ध्यान आकर्षित विपक्ष करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसे मुद्दों पे, संवेदनशील मुद्दों पे राजनीति न करे विपक्ष, सरकार के साथ सहयोग करे। विपक्ष का काम है इस प्रदेश में शांति, अमन, चैन कायम हो। सरकार का भी काम है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस राज्य में अमन चैन स्थापित करे, गुंडागर्दी पे अंकुश लगे, अपराधी पकड़े जाएं, अपराधियों में सरकार का भय हो। लेकिन मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहूँगा शरद जी कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका, चाहे वो नक्सलवाद का मुद्दा हो, चाहे बलौदा बाजार की घटना हो, बलौदा बाजार की घटना की गहराई में अगर जाएंगे शरद जी तो कहीं ना कहीं आपको उसमें कांग्रेस के लोग पर्दे के पीछे खेल खेल रहे थे, ऐसा आपको महसूस होगा। देखिए, राजनीति कांग्रेस को भी करनी है, राजनीति भारतीय जनता पार्टी को भी करनी है, लेकिन हमारी राजनीति इस स्तर पे नहीं जानी चाहिए कि प्रदेश को का स्वरूप बिगाड़ने में हम आगे रहें। सरकार आज हमारी है, कल इनकी थी, भविष्य में क्या होगा इसका हमें पता नहीं, लेकिन इतना जरूर हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि आग में घी डाल के राजनीतिक रोटियां सेकने का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी यही करने जा रही है। पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक के आंकड़े प्रस्तुत किए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार के हर साल के 6-6 महीने लिए
अगर उनमें तुलनात्मक आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल की सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया, लोगों को के मन में विश्वास पैदा किया। जी चलिए, मैं लौटूंगा दूसरे राउंड की तरफ, लेकिन मुझे लगता है कि हर सरकार ये चाहती है कि वो शासन संचालन की एक ऐसी प्रणाली के तौर पर सामने आए, और कई बार आंकड़े जो हैं वो एक अलग कहानी कहते हुए नज़र आ जाते हैं, अलग अलग कारण होते हैं उसके, इसलिए आंकड़ों पर बहुत निर्भर रह के आगे बढ़ना कई बार चुनौतीपूर्ण भी होता है। न बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करे इसे लेकर, न करना चाहिए, और न कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा करे, क्योंकि दोनों की मंशा एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर जब भी वो सत्ता में होते हैं। आपने सुना सुंदरानी जी को भी ठाकुर साहब, और हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर अनिल जी को भी, दोनों पर आपकी राय प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? जी धनंजय जी। देखिए द्विवेदी जी, कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हारी, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ बनी, तो हमारे पार्टी ने निर्णय लिया कि सरकार को काम करने का अवसर देना चाहिए, और हमने इनको पर्याप्त अवसर भी दिया। पर समझ में आ गया कि सरकार काम करना नहीं चाहती है। ये सरकार अहंकार और अकर्मण्यता में जो है इस प्रदेश की जनता की जान माल की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो गई है। और जिस प्रकार का सुंदरानी जी ने कहा कि अपराधियों में भय हो, सुंदरानी जी को ये कहना चाहिए था, क्योंकि सरकार काम कर रही है, अपराधियों में भय है। ये हो कर मतलब समझ सकते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। बिजमोहन अग्रवाल जी इनके ही नेता हैं, राजेश मुड़ा जी इनके ही नेता हैं। ये तो कह रहे हैं प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था है, यही स्थिति रहा तो मुझे सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अखबारों की सुर्खियां रही है, कांग्रेस कर रही तो विपक्ष में राजनीति कर रही है। आपके नेता क्या कर रहे हैं? क्या साई जी का विरोध कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार बनने के बाद देखेंगे द्विवेदी जी, सबसे पहले कवर्धा में साधाराम यादव की गला काट के हत्या कर दी जाती। क्या गलती थी साधाराम यादव जी की? क्यों उनकी रक्षा नहीं कर पाई है सरकार? उसके बाद देखेंगे मॉब लिंचिंग की घटना होती है, और उस घटना में जो आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। बड़ा दुख होता है उस समय जब उप मुख्यमंत्री उन आरोपियों को बचाने की मांग कर रहे हैं, वहां पे जाते हैं, पीड़ित के पास नहीं जाते हैं। कभी साधाराम यादव के घर नहीं गए उप मुख्यमंत्री जी। और संबंध किससे उससे निकलता है? भाजपा के नेताओं के साथ में। बलौदा बाजार की आप घटना देख लीजिए, पूर्व विधायक हैं सनम जांगड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, समाज के साथ जाते हैं, आंदोलन की अनुमति लेते हैं, समाज के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं। जब क्षमा कीजिएगा, जब आंदोलन हिंसक हो जाता है तब ये अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पीछा छुड़ाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। आपने सनम जांगड़े क्यों बुला के पूछताछ नहीं किया? अनुमति तो आपने दिया था। हम तो लगातार मांग करते हैं और आपसे अपेक्षा भी रखते हैं कि इस प्रदेश की हर व्यक्ति की सुरक्षा सरकार का दायित्व है, उसका निर्वहन आपको करना चाहिए। पर आपके सरकार के लोगों को तो सिर्फ टीवी में बयान देना है, जनता की सुरक्षा नहीं करना है। आपके गृह मंत्री कहते हैं कि एसपी जो है आरती उतारेंगे, ये नहीं कहते कि एसपी। एक जवाब लेने की कोशिश करता हूं सुंदरानी जी से। आपने बड़ी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सुंदरानी साहब जल्दी से उत्तर दीजिए। कुछ गंभीर बातें भी इन्होंने कही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ रहा है, कुछ संगीन जो घटनाएं हुई हैं, क्या कहेंगे आप? जल्दी से उत्तर दीजिए जी। शरद जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाथ रहा है, वो डिक्लेयर रहा है। देवेंद्र यादव जी का नाम आया और नेताओं का नाम आया, निश्चित रूप से इनके नाम है, और इन्होंने ही हिंसा भड़काने के लिए वहाँ पे सारी व्यवस्था की, और कहीं ना कहीं ये लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी क्या हमारी सरकार के रहते अमन चैन समाप्त हो? सनम जांगड़े सामाजिक आधार पे अगर कोई किसी के साथ तो उनका दायित्व नहीं बनता, उस पर अपराध काम किए कि आपकी सरकार ने? नहीं, सनम जांगड़े जी का कोई सनम जांगड़े का नाम नहीं है। ये बेबुनियाद आरोप आपकी तरफ से लगाया जा रहा है। फंडिंग जारी किया कहीं ना कहीं बलौदा बाजार कौन थे? चलिए बाजार में हिंसा के मामले में मैं लौटता हूं धनंजय जी, मैं लौटता हूं सुंदरानी साहब। अनिल जी, ये बड़ा एक संगीन आरोप दोनों पक्षों का एक दूसरे की तरफ आता है, और कई बार राजनीति में ये थोड़ा दुर्भाग्य भी होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो या तो इंसिडेंटली या कई बार उनकी हिस्ट्री होती है इस तरह की कि वो ऐसी घटनाओं में संलिप्त होते हैं और मुसीबत पार्टी की हो जाती है। तो पार्टी, दोनों दलों को सतर्क तो रहना होगा कि आपका एक कदम भी गलत उठा तो आप फिर उलझन में पड़ जाएंगे। लेकिन जो आरोप ठाकुर साहब ने लगाया उसका एक गंभीर पक्ष में आपसे समझना चाहूँगा।
क्या वाकई बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं ने यह आवाज़ उठाई है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए? क्योंकि बीजेपी की एक चुनौती ये भी है कि कहीं ब्रजमोहन जी के दिल्ली जाने से जो संतुलन गड़बड़ाया है, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन संतुलन का स्वरूप बदला है, वो जब तक सेटल नहीं होगा तब तक चुनौती रहेगी। और जिन नेताओं को बीजेपी के सत्ता में सही स्थान जो वो मानते हैं नहीं मिला है, तो उनके भी स्वर कुछ बदले हुए तो होंगे। क्या ऐसी परिस्थितियां हैं? जी शरद जी। जी हाँ, आपसे सवाल है अनिल जी, आपसे ही सवाल। देखिए शरद जी, आज बिल्कुल देखिए, बृजमोहन अग्रवाल संसदीय मामलों के ज्ञाता थे, वो विधायक थे और 36 साल से विधानसभा में वो बीजेपी का बचाव करते रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब सीनियर विधायक हटते हैं तो कहीं न कहीं आप घेराव में तो आ ही जाते हैं। और विपक्ष का वही देखने को मिल रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी की तरफ से जो वरिष्ठ विधायक हैं उन्होंने मोर्चा संभाला है। ऐसा नहीं है, अजय चंद्राकर थे, राजेश मूणत थे, धर्मलाल कौशिक थे, केदार कश्यप थे, ये सब पार्टी के बड़े चेहरे हैं। और उन्होंने इस तरह रणनीति बनाई कि आज कांग्रेस को उन्होंने बुरी तरह घेरा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। लेकिन विधानसभा में जो शरद जी जिस तरह से अपराध के आंकड़े प्रस्तुत किए, कांग्रेस सरकार के भी आंकड़े प्रस्तुत हुए, बीजेपी की प्रस्तुत आए, तो उससे लगा तो यही कि तू डाल डाल में पात पात वाली बात है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। यह बात जरूर है कि बलौदाबाजार हिंसा के मामले में कांग्रेस थोड़ा इसलिए गिरी है क्योंकि उस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के नेता कर रहे थे। तो आज विधानसभा में नाम आया है ना, कांग्रेस विधानसभा में नाम आया, आपके एक विधायक को सीबीआई ने बुलाया जांच के लिए। कांग्रेस के नेता उसका नेतृत्व तो नहीं कर रहे थे। कौन कांग्रेस के? मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे कविता कौन किसका है? कोई नेतृत्व नहीं कर रहे थे। विधायक गलत टिप्पणी कर रहे हैं आज हुए विधानसभा में, गलत टिप्पणी कर रहे हैं आप। विधानसभा में कांग्रेस के नेता उसके लीडरशिप नहीं कर रहे, नेतृत्व नहीं कर रहे थे। चलिए, बात पूरी करने के लिए ठाकुर साहब, बात मैं आपके पास आऊंगा, पूरा उत्तर देने के लिए समय होगा, उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए अनिल जी, बोलिए। गलत कोट कर रहे हैं आप, गलत कोट कर रहे हैं। 3-4 विधायक थे, गलत कोट कर रहे हैं आप। बात भी उठी है, बाकायदा नाम लिया है गृह मंत्री ने, और कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति नहीं की उस पर। जिला कार्यालय से मंगा लीजिए, किसने अनुमति मांगा है? दूसरी बात, बलौदाबाजार हिंसा के अलावा और भी जो मुद्दे थे, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा था, जैसे आपराधिक प्रकरणों के मामले थे, या पीएससी घोटाले थे, पिछली सरकार में हुए। जनता जनार्दन ने देखा, उसने उन्हें सबक सिखाया, सरकार कांग्रेस की चली गई। लेकिन इस जनता जनार्दन के फैसले से बीजेपी को सबक लेना होगा, क्योंकि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में बीजेपी को उतरना है, सरकार की अग्नि परीक्षा होनी है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसी तैयारी में जुड़ रही है। तो जनता जनार्दन ने जो खिलाफ फैसला कांग्रेस के लिए दिया, उनको सरकार से चलता किया। बीजेपी को सतर्क होना होगा कि 6-7 महीने के अंदर कानून व्यवस्था के जनता इतनी चिंतित न हो जाए कि आपको स्थानीय और नगरीय निकाय चुनाव में सबक सिखाए। कम वक्त है अनिल जी, लेकिन आपको याद दिला दूं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मसला विवादास्पद रहा था। मध्य प्रदेश के एक दिग्गज राजनेता जब बड़े पद पर थे तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, उनका इशारा उत्तर प्रदेश की तरफ था, कि उसकी तुलना में मध्य प्रदेश में, तब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं था, कि यहाँ एफआईआर फ्रिक्वेंटली दर्ज होती हैं, उसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी, इसलिए हमारे यहाँ अपराध के आंकड़े ज़्यादा दिखते हैं। आज भी ऐसे दावे सामने आते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फ्रीक्वेंटली एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस इससे हिचकती नहीं है, जबकि दावा यह है कि कुछ अन्य राज्यों में इसके लिए बहुत अड़ जाती है पुलिस, ऐसा दावा सामने आता है। खैर, ये हमारा विषय नहीं है। सुंदरानी जी, बहुत कम वक्त है, 15 से 20 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर धनंजय जी का कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा मैं। जी देखिए शरद जी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जहां तक कांग्रेस प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात है, हमारी सरकार ने उसको नियंत्रित किया है। ये कांग्रेस पार्टी कितने भी आरोप लगा ले, क्योंकि वो विपक्ष में है, और विपक्ष का काम भी है सरकार की आलोचना करना, तो ये आलोचना करते रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 5 साल में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश का कानून व्यवस्था के नाम पे बेड़ा गर्क किया था, उसको पटरी पे लाने में 6 महीने में बहुत कम समय होता है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि कांग्रेस ने जितना पाप बोया है उसको हम काट के फेंक देंगे। चलिए धनंजय जी। जी देखिए, मोदी की गारंटी और सहाय के सुशासन में अपराधी फल फूल रहे हैं। मॉब लिंचिंग घटना में भाजपा से जुड़े लोगों का, उनके अनुसांगिक संगठनों का हाथ होता है।
साधराम यादव की हत्या हो जाती है, बलौदा बाजार में जो हिंसा हुआ उसमें भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं वो अनुमति लेने जाते हैं। ये सरकार इस प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने में नाकाम हो गई है। महंगी बिजली है, शिक्षकों की कमी है, महतारी वंदन योजना के नाम से धोखा दिया जा रहा है। पूरी तरीका से सरकार 6 महीने में अलोकप्रिय हो गई है। जो वादा जनता से किया गया था, डबल इंजन का जो सपना दिखाया था ना, वो डबल इंजन लोगों को कुचल रही है, उनके भावनाओं को कुचल रही है, उनको सुरक्षा नहीं कर पा रही है। चलिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात अनिल जी ने जो कही है कि कांग्रेस को, जो सुंदरानी जी ने भी कही है और धनंजय जी भी भीतर सहमत होंगे इससे, कि आपसे कुछ त्रुटि तो होती है जिसकी वजह से जनता के मन आप नहीं भाते हैं और जनता आपको एक और महत्वपूर्ण दायित्व तो देती है। उसके बाद भी ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि आप विपक्ष की जिम्मेदारी संभालते हैं, क्योंकि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन सत्ता पक्ष को ये ध्यान रखना है कि वो त्रुटियां न दोहराएं जिसकी वजह से 2018 के चुनाव में जो चूक उससे हुई थी, क्योंकि चूक पर किसी का अधिकार नहीं है, गलती पर किसी का एकाधिकार नहीं है। वो बीजेपी से भी हो सकती है, वो कांग्रेस से भी हो सकती है। और गलती कम करने वाला जो खिलाड़ी होता है, चाहे वो राजनीति का खिलाड़ी हो या क्रिकेट या टेनिस का खिलाड़ी हो, जो फोर्स एरर नहीं करता है, जिससे जानबूझकर गलतियां नहीं होती हैं या दबाव में गलतियां नहीं होती हैं, वो सिकंदर होता है साहब। तो आप दोनों को सिकंदर होने के लिए शुभकामनाएं। आप दोनों इसी तरह लोकतंत्र का मान और गरिमा बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। आगे देखिए, देश भर में बारिश की कैसी मांग और कहां खर्च कम आय बढ़ाएगी सरकार। हमारे खास बुलेटिन प्राइम टाइम में दिलचस्प और बड़ी खबरें सहयोगी ऋषभ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।